नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह है। मैं डीएस कॉलेज अलीगढ़ से हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन पीजी क्लासेस में, दैट इज रिसर्च। अनुसंधान क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। रिसर्च, और इसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम? मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तीन मुद्दों पर हम बात करेंगे कि अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, अब तक काफी कुछ चर्चा हम इस विषय के अंतर्गत कर चुके हैं और इन चर्चाओं में हमने जो चीजें शामिल की थी वो हमने विज्ञान से बात शुरू की थी कि विज्ञान क्या है। उसके बाद फिर हम लोग आए थे इस बात पर कि वैज्ञानिक विधि क्या है और उसकी विशेषताओं को भी हमने देखा था। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च का शाब्दिक अर्थ अगर आप अर्थ देखें तो री और सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब है खोजना। दोबारा खोजना, पुनः खोजना, इस बात का मतलब क्या होता है? दोबारा खोजने से मतलब क्या होता है? इसका मतलब सामान्य रूप से ये नहीं लिया जा सकता है जैसा कि हम सोचते हैं कि भाई एक ही चीज को बार बार खोजते रहना। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है, वो चक्रीय है, वो चलता रहता है। जब हमने एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में बात की थी तो अनुसंधान ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अगर कोई एक चीज हमने इस लेवल पर प्राप्त कर ली ऑब्जर्वेशन के तौर पे, तो फिर उसका इंडक्शन, डिडक्शन, उसका टेस्टिंग, फिर इवेल्युएशन और फिर एक तथ्य हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फैक्ट एक हमें मिला। अब ये फैक्ट, इस फैक्ट का फिर हम इंडक्शन करेंगे, फिर हम डिडक्शन करेंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे, फिर इवेल्युएशन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसमें कुछ प्लस हुआ, क्या इसमें कुछ माइनस हुआ, क्या इससे कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज्ञान की प्रवृत्ति यही है, क्यूमुलेटिव है। अब तक जितना प्राप्त कर लिया है यहां तक, अब उससे फिर आगे जाएंगे हम, फिर और उससे आगे जाएंगे, फिर और उससे आगे, फिर और उससे, फिर और उससे। ठीक है, फिर देखेंगे कि प्लस हुआ कि माइनस हुआ कि क्या हो रहा। यानी कि जिस स्तर तक ज्ञान की प्राप्ति कर ली गई है उस स्तर से फिर आगे पुनः दोबारा, रुकना नहीं है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए कहा जाता है रिसर्च। दोबारा से फिर करके देखते हैं, दोबारा फिर आगे बढ़ो और निरंतर चलते रहो। तो ये मतलब होता है सब रिसर्च का। और रिसर्च जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मानव ने जितना भी अब तक विकास किया है अपना, उस सब में रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञान के क्षेत्रों में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन मानव जीवन में शायद इतिहास में कभी नहीं थे जितने के आज। तो उस सब के पीछे जो एकमात्र कारण है वो रिसर्च का है। ठीक है सर। अब ये रिसर्च जो है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है, इसकी कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं तब हम ठीक से समझ पाएंगे कि क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, तो कुछ परिभाषाओं को हम देख लेते हैं क्या है इसकी परिभाषाएं। ये देखिए, पहली जिस परिभाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो शायद रिसर्च की किताबों में सबसे पहली लिखी हुई मिलती है। बहुत छोटी है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ भी ली जाती है परीक्षाओं में। आप देखें, रेडमैन और मोरी की ये परिभाषा है। ये कहते हैं कि रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू गेन न्यू नॉलेज। नए ज्ञान की प्राप्ति का क्रमबद्ध प्रयास या क्रमबद्ध उपागम ही अनुसंधान कहलाता है या रिसर्च कहलाता है। अब देखिए, न्यू नॉलेज की बात कर रहे हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त हो रहा है पर नया, पुनः पुनः वही ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, उस ज्ञान से आगे का ज्ञान, और फिर जहां तक जान लिया फिर उससे और आगे, और फिर जहां तक जान लिया फिर उससे और आगे, न्यू नॉलेज हमेशा। और सबसे खास बात किस बात को कर दिया, सिस्टमैटिक अप्रोच है। एक ऐसा तरीका है जो पूर्व निर्धारित है, जो निश्चित कर लिया गया कि नहीं इसी फॉर्मेट में हमें पता करना चीजों को, अगर स्किप करेंगे स्टेप्स तो परिणाम हमको ठीक नहीं मिलेगा। तो सिस्टमैटिक अप्रोच है नए ज्ञान को प्राप्त करने की, ये परिभाषा रेकमेंड होगी। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं आगे। एक परिभाषा जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बहुत अच्छी परिभाषा है, किताबों में आपको ये जरूर लिखी हुई मिलेगी। इन सब इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट रिसर्च को परिभाषा, काफी डिटेल परिभाषा दी गई है। और किसी चीज को अगर ठीक से हमें समझना है तो जो बड़े लोग हुए हैं उस एरिया के, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है उसको हमें एक बार जरूर ठीक से समझ लेना चाहिए। ये जॉन डब्ल्यू की
बेस्ट की परिभाषा है, रिसर्च में बी डिफाइंड as a systematic and objective analysis and recording controlled observation that may be leads to development of generalization, principles and theories. ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है, इसको ऐसे करके डिफाइन करते हैं कि ये सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इसमें। रिकॉर्डिंग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो कुछ हम देख रहे हैं उसको लिपिबद्ध करें, उसको लिखें, उसको देखें कि वो क्या है, रिकॉर्ड करें। ऑब्जर्वेशन का मतलब मात्र इतना ही नहीं होता है कि देख लिया, नहीं, देखने के साथ साथ उसको लिख भी रहे हैं, ठीक है, और ये क्रमबद्ध है। वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्डिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा और रिकॉर्डिंग भी की जाएगी उसकी, ठीक है, जो चीजें हम देखते हैं, जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दैट मे बी लीड्स, वो हमें आगे बढ़ाएगी। जो यहां से ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हुआ, चाहे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा, ये हमें किस लायक बनाएगी, किस दिशा में आगे बढ़ाएगी, ये हमें बढ़ाएगी डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। जो सामान्यीकरण हम करते हैं उस सामान्यीकरण की तरफ आगे बढ़ाएगी, किस किस चीज का, नियमों का और सिद्धांतों, नियमों और सिद्धांतों का जो सामान्यीकरण किया जाता है उस की तरफ ये हमें आगे बढ़ाती है। ज्ञान प्राप्ति का रिसर्च वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांतों और नियमों का सामान्यीकरण है जीवन में। और वो सामान्यीकरण हम कैसे करते हैं, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके और उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने के बाद हम करते हैं। काफी डिटेल परिभाषा है, समझ में आती है हमको चीजें कि इसका मतलब क्या है। एक और परिभाषा हम देखते हैं, और ये परिभाषा है भी बहुत अच्छी और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ये बहुत पसंद है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिसर्च क्या है तो आप इसको बता सकते हैं, इस परिभाषा को, कि रिसर्च का मतलब ये है, और इसमें पूरा क्लियर अर्थ कर्लिंगर ने रिसर्च का बता दिया है कि ये क्या है। साइंटिफिक रिसर्च इज, देखिए 4 शब्द इसमें आए हैं, सिस्टमैटिक, कंट्रोल, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एक इन्वेस्टिगेशन है, एक खोज है जिसकी 4 विशेषताएं होती हैं। पहली तो कि ये सिस्टम से होना चाहिए, क्रमबद्धता इसमें होनी चाहिए, इसके चरण होने चाहिए, पहली विशेषता ये बताते हैं, ठीक है। क्रमबद्धता है इसमें, सिस्टम से चला जाता है, रैंडम नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, बल्कि पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें इस तरीके से आगे। दूसरा ये कंट्रोल है, नियंत्रण होता है अनुसंधानकर्ता के हाथ में कि उसे कितना मैनिपुलेशन करना है चीजों में और कितना नहीं करना है। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल के बारे में जब टॉपिक आएगा तब ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वह प्रयास है, वह खोज है, अनुसंधान, जो सिस्टमैटिक होगा, जो कंट्रोल होगा, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या है, ज्ञानेंद्रियों के बीच की जो चीज होती है, सेंस ऑर्गन का मसला है। हवा में बात नहीं होगी, इस दुनिया में बात होगी, इस जगत में बात होगी, और ऐसे बात होगी कि वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की लिमिट में होगी, देख सकें, सूंघ सकें, महसूस कर सकें, छू सकें। जब तक इस लिमिट में नहीं आएगा तब तक रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आता है। एम्पिरिकल का मतलब है इंद्रियानुभविक, इंद्रियों के द्वारा उन चीजों को हम अनुभूत कर सकें, वो भी होना चाहिए उस खोज में। और क्या होना चाहिए, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल का मतलब है कि उसके अच्छाइयां और बुराइयां दोनों के बारे में दृष्टि रखते हुए, ठीक है, कहते हैं ना कि ये कमियां हैं और ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस दोनों तरफ ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रक्रिया की ये कमी इसमें हो सकती है, साहब ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, और ये स्ट्रेंथ है इसकी। किसी चीज को ठीक से हम कब समझ सकते हैं, जब हमारा विजन उस चीज के बारे में क्रिटिकल हो। अगर हम क्रिटिकल नहीं है तो इसका मतलब है हम बायस्ड हैं उस चीज के बारे में। और क्रिटिकल का मतलब है दोनों पक्षों पर देखना, उसकी अच्छाइयों को भी देखना और उसकी बुराइयों को। तो कुल मिला के क्या हुआ साहब, रिसर्च, अ साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिक, कंट्रोल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। बात यहीं तक पूरी हो जाती है, पर ये थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, किस चीज का, ये क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, किस चीज का सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, किस चीज का कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, किस चीज का एम्पिरिकल, किसका है, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन।
आसान शब्दों में समझते परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या? हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। कर्लिंगर ने भी अपने स्टेप्स की जब बात की थी तो उस वहां भी हाइपोथेसिस को स्थान दिया था, जॉन ड्यूवी ने भी स्थान दिया था, और यहां पर भी आया हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, परिकल्पनात्मक कथन। हाइपोथाइज्ड जिसको किया गया, जिस चीज की परिकल्पना की गई है, ऐसा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब जिसको प्रपोज किया गया है, ऐसा कथन जिसको हम प्रस्तावित कर रहे हैं अध्ययन करने के लिए। तो आसान शब्दों में समझेंगे, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन मतलब हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनास। ठीक है, प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमिनास, जो प्राकृतिक भूदृश्य हैं, उन प्राकृतिक भूदृश्यों में, फिनोमिना का मतलब भूदृश्य, अब फिनोमिना ही शब्द ज्यादा अच्छा है वैसे तो। ये हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन किसके बारे में होते हैं? प्रिज्यूम्ड रिलेशन, ऐसे उनके संबंधों के बारे में जो हम अज्यूम कर रहे होते हैं, उसके बारे में होते हैं। नेचुरल फिनोमिना के बीच में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में जो हम प्रिज्यूम कर रहे होते हैं, और उसके बारे में जो हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, उस हाइपोथेसिस का सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ही रिसर्च है, ये कहना है कर्लिंगर साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, इसको याद किया जा सकता है। A scientific research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena। रटी जा सकती है, रट लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है सर, तो ये हुई कुछ परिभाषाएं, और इससे हमें समझ में आ जाता है कि अनुसंधान कार्य क्या है। पर इसके स्वरूप को थोड़ा और क्लियर करने के लिए, थोड़ा और जानने के लिए, हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात करें। ठीक है, अब हम टॉपिक लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, परिभाषाओं में भी काफी आ चुकी हैं, साइंटिफिक मेथड में भी आ चुकी हैं, तो यहां कुछ थोड़ी सी चीजों को मैं जनरलाइज करूंगा। ठीक है, तो अब कुल मिला के पहली बात तो ये कि क्या है अनुसंधान कार्य। अनुसंधान कार्य जो है वो खोज का कार्य है, पर खोज तुक्के वाली नहीं, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, कि वो खोज किस तरीके से होगी ये हमें जानना पड़ेगा। कंट्रोल्ड होगी, क्रिटिकल होगी, एम्पिरिकल होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सिस्टमैटिक होगी, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल खोज है। ठीक है, इतनी सावधानी इसमें हमको बरतनी पड़ेगी। क्या विशेषताएं हैं अनुसंधान की, एक एक करके मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखूंगा यहाँ पर, तो इससे हमें और ज्यादा इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। कहां से शुरू होता है अनुसंधान कार्य? अनुसंधान तब शुरू होता है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है, चाहे वो समस्या सैद्धांतिक हो, चाहे वो समस्या व्यवहारिक हो, चाहे वो समस्या हमारे नॉलेज से जिज्ञासा की हो, चाहे कुछ भी, पर कोई ब्रेक होना चाहिए हमारी नॉलेज में। आप जानते हैं कि मानव जो है एक अडेप्टिव ऑर्गेनिज्म, अडेप्टेशन में जब वो अडेप्टेशन करता रहता है, पर्यावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करता है और समायोजन करता है। जब उसके प्रोसेस में कहीं कोई व्यवधान आता है, जब उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा होता है, या जब उसे किसी चीज को बेहतर बनाना होता है, तो सारी ही स्थितियों में वो कि कर्तव्य मूड होता है कि अब क्या करना चाहिए यार, क्या करें। तो उसके सामने एक समस्या खड़ी होती है और अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, जब प्रॉब्लम आता है, जो ऑब्स्टिकल आता है, तब अनुसंधान कार्य शुरू हो जाता है। ठीक, दूसरी विशेषता इसकी जो महत्व, वो क्या है उसको आप समझिए कि रिसर्च स्टैब्लिश relationship between variables। अनुसंधान कार्य चरों के बीच में। अब चर के बारे में एक पूरी वीडियो में अलग से बनाऊंगा काफी डिटेल में, उसमें उसको देखना पड़ेगा एक बार कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है।
कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी घटना, कुछ भी जिसको ऑब्जर्व किया जा सके और जिसकी मात्राएं निर्धारित की जा सके, उसे चर कहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशन को रिसर्च एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, दो चरों के बीच में क्या संबंध है, इस बात को स्थापित करता है रिसर्च। है या नहीं है, एक ही बात है। क्या दो चरों, दो चीजों के बीच में संबंध है या दो चीजों के बीच में संबंध नहीं है, दोनों ही बातों में रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, चरों के बीच संबंध स्थापित करना, जो कर्लिंगर की डेफिनेशन में लास्ट में भी आता है, अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द नेचुरल फिनोमिनास, वही वही बात। ठीक है, दूसरी विशेषता ये हुई। तीसरी विशेषता की तरफ चलते हैं सब। रिसर्च की तीसरी विशेषता क्या है, रिसर्च एम्स टू डेवलप थ्योरी एंड फाइंड अ फैक्ट। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड फाइंड अ फैक्ट, या तो तथ्य की प्राप्ति का प्रयास होगा कि भाई कोई चीज क्यों हो रही है, कोई चीज क्या है, या तो ये करेगा रिसर्च, या जो सिद्धांत पहले से निर्धारित हैं, ठीक है, उनको और विकसित करेगा, या नए सिद्धांतों को विकसित करने में योगदान। ठीक है, तो उद्देश्य अल्टीमेट, इन्हीं दो शब्दों में हम उद्देश्य बता सकते हैं रिसर्च, पूरी रिसर्च प्रोसेस का, कि या तो फैक्ट या थ्योरी, या तो तथ्य का पता लग रहा होगा या सिद्धांत का विकास हो रहा होगा। अब ये क्या चीजें हैं, इनको मैं डिटेल में पीछे बता चुका हूं, इसलिए यहां बताने की जरूरत नहीं है। और क्या करता है सब रिसर्च, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। रिसर्च हेल्प इन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भविष्य कथन, भविष्य में कैसा होगा, इंसान के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा का प्रश्न है, कल क्या होगा। इस बात का जवाब हमें अगर कहीं से मिलता है तो वो रिसर्च से मिलता है। अनुसंधान की प्रक्रिया हमें जवाब देती है इस बात का कि अगर परिस्थितियां इस तरीके की रही तो ये होगा। मौसम का फोरकास्ट हो, चाहे इंसान की प्रकृति के बारे में फोरकास्ट हो, चाहे जो प्राकृतिक विज्ञानों में जो तथ्य फिनोमिना है उनके बारे में फोरकास्ट हो, अगर परिस्थितियां समान है तो ये घटित होगा, और इस बात का पता हमें चलता है अनुसंधान के माध्यम से। ठीक है, और क्या है सर, एक और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है रिसर्च की, आप देखिए, वो है कि रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। रिसर्च इज बेस्ड ऑन observation and empirical evidences, इंद्रियानुभूतिक साक्ष्य रिसर्च का जो विषय है मुख्य रूप से। हालांकि यहां ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि फिर तो दार्शनिक अनुसंधानों को अनुसंधान ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उनको थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, देखने पर निर्भर करता है। ऑब्जर्वेशन देखना और रिकॉर्ड करना, इसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और इंपेरिकल एविडेंसेस, इंद्रियानुभूत साक्ष्य हो, ऐसे साक्ष्य हो, लॉजिकल नहीं, प्रपोज्ड नहीं, वेरीफाई किया जा सके, ऐसे साक्ष्य हो जो इंपेरिकल हो, हमारी ज्ञानेंद्रियों की लिमिट में हो, हम महसूस कर सकें, हम जान सकें उनके बारे में, ऐसे साक्ष्यों के बारे में ये डील कर। ठीक, तो ये और विशेषता है, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, 5 हो गई, छठी क्या है सब देखते हैं। छठी विशेषता इसकी क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट, निश्चित मापन की बात करता है। ठीक है, निश्चितता, डेफिनेटनेस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी विशेषता है, तो वो ठीक से समझ लिया जाना चाहिए उसको। अनुसंधान के परिणामों में निश्चितता होती है, और निश्चितता तभी पता लगती है जब मेजरमेंट एक्यूरेट हो। आप प्राकृतिक विज्ञानों में देख लीजिए, मेजरमेंट की एक्यूरेसी जिस अनुसंधान में जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, उन अनुसंधानों की प्रकृति उतनी ही ज्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेट मेजरमेंट के बिना अनुसंधान
प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के प्रिडिक्शन को वो छोड़ देता है, मजबूरी ये बन जाती है। ठीक है, और क्या है सर, रिसर्च की कुछ और विशेषताओं को देखें, जैसे प्लान्ड, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, प्लान सॉरी प्लान, लॉजिकल, फॉर्मल, ठीक है, प्लान, लॉजिकल, फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए ये सब विशेषताएं अनुसंधान की, सिस्टमैटिक, कंट्रोल, एम्पिरिकल, वो सब। अभी ये सिस्टम प्लानिंग का मतलब सिस्टम है, योजना बनाई जाती है इसके लिए, ऐसे नहीं बस मन किया। लॉजिकली कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कि भाई पहले ये है फिर ये है फिर ये है, इसके बाद लॉजिकली भी चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक के बेस पर, तर्क के बेस पर, फिलोसफी के बेस पर चीजें सही होनी चाहिए। ये फॉर्मल प्रोसेस है, इनफॉर्मल नहीं है, ऑब्जेक्टिव होना ही पड़ेगा इसमें। और ये ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी से फ्री कर दीजिए साहब इसको, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है इसमें, ये फॉर्मल होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्लान होता है। ठीक है, ये अनुसंधान की विशेषताएं हैं। और क्या होता है, ये रिगरस भी होता है, सघन, हर एक पक्ष पर ध्यान रखते हुए, हर एक पक्ष पर कोई भी वेरिएबल चाहे कितना भी छोटा हो, परंतु उसका प्रभाव आ रहा है तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, इसको कहते हैं रिगरस, रिगरस भी। ठीक है, इसमें रिगरस और लिख दीजिए सर, रिगरस, रिगरस, सघन। ठीक है, ये है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं ये बताती हैं कि जो हमारा रिसर्च है, जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, वो कहाँ से शुरू होती है, किस तरीके की होती है, क्या करती है। ठीक है, तो इन सब विशेषताओं को अगर हम जान लेते हैं तो हम रिसर्च के बारे में एक सही सी समझ अपनी डेवलप कर पाएंगे। और चाहे हम पेपर सॉल्व कर रहे हों यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के, या चाहे हम पीएचडी कर रहे हों, दोनों ही स्थितियों में ये चीज लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब जो नेक्स्ट मुद्दा जिस पर हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध पर बात करेंगे कि शैक्षिक शोध क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तथा ये कितने प्रकार के। इसके बाद सीधे सीधे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक एजुकेशनल रिसर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।